हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है, आज हम चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, चलो करते हैं स्टार्ट। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी। सुनो क्या होता है। जो केमिकल काइनेटिक्स है ये केमिस्ट्री की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं किन किन का? अभिक्रिया की दर का, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का, और अभिक्रिया की क्रियाविधि का। ठीक है, चलो देखो, यह केमिस्ट्री की एक शाखा है। ठीक है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया की दर का। अभिक्रिया की दर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक होते हैं ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक, और तीसरा, अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। ठीक, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। स्पीड के आधार पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो बहुत तीव्र गति से हो, है ना, जो बहुत तीव्र गति से हो। तो ये तीव्र गति से होती है। तीव्र गति से होती है मतलब बहुत तेज होती है, इतनी तेज होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, पलक झपकते रिएक्शन पता नहीं कितनी बार हो जाएगी। ठीक है ना, माइक्रो सेकंड में ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इतनी फास्ट होती है? तो जो आयनिक रिएक्शन होती है वो वेरी फास्ट होती है, माइक्रो सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अपन यहां पर एग्जाम्पल लिख लें। जैसे मान लो AgNO3 का सॉल्यूशन है, इसमें मैं NaCl डाल दूं। क्या डाल दूं? NaCl। ठीक है ना। तो देखो, जो Ag है वो पॉजिटिव है और जो NO3 है वो नेगेटिव है। इधर Na पॉजिटिव है और जो Cl है वो नेगेटिव है। ठीक है ना। तो जो Cl है वो Ag के साथ रिएक्शन कर लेगा और AgCl बन जाएगा, प्लस जो Na है वो NO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा NaNO3। ठीक है बेटा, ये फास्ट रिएक्शन हो गई और इसको अपन आयनिक रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आयनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो मतलब जो बहुत धीरे हो, बहुत मंद गति से हो, तो अपन लिख सकते हैं ये मंद गति से होती है। ये मंद गति से होती है, इतनी मंद होती है, इतनी धीरे होती है कि इसको होने में महीनों लग जाते हैं। सर ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसको होने में महीनों लग जाते हैं? लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना एक ऐसी रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने में महीनों लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हिंदी में बोलेंगे लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना बेटा। लोहे पे आपने देखा होगा गांव में हम लोग लोहा बाहर पटक देते हैं, उसको महीनों लग जाते हैं जंग लगने में, है ना। तो ये बहुत ही धीरे होती है, मंद गति से होती है ना। अच्छा, लोहे पे जंग का जो रिएक्शन है वो इस तरह से होता है, Fe2O3 प्लस XH2O। तो इससे बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O।
ये जो Fe2O3.XH2 है ना, इसी को रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट मतलब जंग, ठीक है ना। तो कई बार जंग का सूत्र भी पूछ लेते हैं, याद रखना, Fe2O3.XH2O, ये क्या है? ये जंग का सूत्र है, रस्ट। ठीक। अच्छा, मॉडरेट रिएक्शन ये क्या होती है? ये ऐसी रिएक्शन होती है जो मध्यम वेग से होती है, ना तो बहुत फास्ट होगी ना बहुत स्लो होगी, मध्यम वेग से होगी, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं ये मध्यम ये मध्यम वेग से होती है, ठीक है बेटा, ये मध्यम वेग से होती है। अच्छा, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो मध्यम वेग से होती है? तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, जितनी भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो सब मध्यम वेग से होती है ना, और उन्हीं के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। वैसे हम चाहें तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन अंग्रेजी में बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज यानी कि सुक्रोज का जल अपघटन, है ना। सुक्रोज का जल अपघटन कैसे होगा? तो ये रहा सुक्रोज, ठीक है, साथ में जल ले लो, तो इसमें बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये हो गया सुक्रोज का जल अपघटन, ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सुनो, समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम कहते हैं अभिक्रिया की दर, अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या लिखा है, समय के साथ, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR कहलाता है, ठीक है बेटा। समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर? अब जो अभिक्रिया की दर है वो दो प्रकार से पढ़ते हैं, औसत दर और तात्क्षणिक दर, ठीक है। एक होता है औसत दर और एक होता है तात्क्षणिक दर। दर के लिए हम वेग शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं, तो जो औसत दर है उसको हम औसत वेग बोलेंगे और जो तात्क्षणिक दर है उसको हम तात्क्षणिक वेग बोलेंगे, ठीक है, नोट करो। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम दर बोलते हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती है, औसत दर और तात्क्षणिक दर। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है औसत दर या औसत वेग। ये क्या होता है? सुनो, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं औसत दर। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं औसत दर या औसत वेग, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है ना। वेग को हम दर भी बोल सकते हैं।
ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, क्या चला रहे हो, बाइक। मान लो आप बाइक चला के अपने घर गए, ठीक है, कहाँ गए, अपने घर गए, ठीक है। तो आपने मान लो कि 1 बजे से 3 बजे तक बाइक चलाई, 1 बजे से 3 बजे तक। तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। आपने 3 बजे तक बाइक चलाई, 1 बजे से 3 बजे तक बाइक चलाई। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में आपकी स्पीड क्या थी, 1 और 2 के बीच में। तो देखो ये एक निश्चित समय अंतराल हो गया, मैं 1 और 2 के बीच में पूछ रहा हूं, मतलब मैं एक समय अंतराल के बीच में पूछ रहा हूं। तो 1 और 2 के बीच में आपकी स्पीड क्या होगी, तो आपने बोला सर 1 और 2 के बीच में लगभग लगभग हमारी स्पीड 60 थी, मतलब यहां पे रेट 60 हो गई, ठीक है। या मैं पूछूं कि भैया 2 और 3 के बीच में आपकी स्पीड क्या थी, 2 और 3 के बीच में स्पीड आपकी क्या थी, तो आपने बोला सर 2 और 3 के बीच में हमारी स्पीड लगभग लगभग 70 थी, मतलब यहाँ पे जो रेट हो गई वो 70 हो गई, ठीक है बेटा। तो एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसे हम बोलते हैं औसत वेग या औसत दर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ROR, ये तो अभिक्रिया की दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम आर एवरेज करके भी लिख सकते हैं, जो औसत दर है उसको कैसे लिखते हैं, आर एवरेज, है ना, आर एवरेज। तो आर एवरेज इक्वल टू क्या होता है, आर एवरेज इक्वल टू होता है डेल सी अपॉन डेल टी। आर एवरेज इक्वल टू क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल टी। अब ये जो डेल सी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, C2 माइनस C1, और ये जो डेल टी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, ठीक है। अच्छा, यहां यहां ये जो डेल सी है, या डेल सी को छोड़ो, सी को देखो, ये जो सी है इसको हम बोलते हैं मोलर सांद्रता। क्या बोलते हैं, मोलर सांद्रता। तो ये हो जाएगी मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। किसकी मोलर सांद्रता, तो ये अभिकारक की भी हो सकती है और उत्पाद की भी हो सकती है, ठीक है। आगे हम एक एक करके और डिटेल में समझेंगे। अच्छा, C2 क्या है, तो इस C2 को हम बोलेंगे अंतिम सांद्रता। क्या बोलेंगे, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और ये जो C1 है इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, T2 T1, तो T2 क्या है, T2 हो जाएगा फाइनल टाइम, फाइनल टाइम, और T1 क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम मतलब प्रारंभिक समय, ठीक है बेटा, नोट करो। अच्छा, यहां से आप अभिक्रिया की जो दर है उसकी इकाई भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहीं पे बता देता हूं मैं, इसको थोड़ा छोटा कर लें। यूनिट ऑफ ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, या ऐसा बोल सकते हैं अभिक्रिया की दर की इकाई, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेल सी अपॉन डेल टी, क्लियर। अच्छा,
ये जो C है इसको हमने मोलर कंसंट्रेशन बोला, C को हमने क्या बोला, मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलर सांद्रता। अब जो मोलर सांद्रता है उसी को तो हम मोलरता बोलते हैं भाई। जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो मोलर सांद्रता है, उसी को तो हम मोलरता बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मोलरता क्या होती है? तो जो मोलरता होती है इसको हम लिखते हैं मोल पर लीटर। मोलरता को क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर, ठीक है ना। मोलरता को क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर। तो डेल सी की जगह आ जाएगा मोल पर लीटर। और टाइम, तो टाइम यहाँ पे सेकंड में होता है, टाइम काय में होता है? सेकंड में, ठीक है। तो टाइम सेकंड में आ गया। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, अच्छा लीटर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स। और जब सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या आ गई? मोल पर लीटर पर सेकंड, या बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब हमने जो औसत दर पढ़ी है इसको हम ग्राफ से समझते हैं, है ना। औसत दर को ग्राफ से समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यही होता है। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। अच्छा, आप एक एग्जांपल से समझो, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लो हमने देखा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, इस वाले ग्राफ को देखो, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये बता रहा है कि सांद्रता समय के साथ घट रही है, सांद्रता समय के साथ घट रही है। देखो इस अक्ष पे टाइम लेते हैं, क्या लेते हैं? टाइम। और यहां पे लेते हैं कंसंट्रेशन। तो यदि मैं यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लूं, किसकी कंसंट्रेशन ले लूं? रिएक्टेंट की, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ घटती है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो समय के साथ घटती है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पे टाइम ले लूँ, इस अक्ष पे, इस अक्ष पे टाइम ले लूँ और इस अक्ष पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो तो लिखा ही नहीं दिया है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की सांद्रता होती है वो समय के साथ बढ़ती है ना। देखो ऐसा ऊपर जा रहा है, मतलब सांद्रता बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सांद्रता घट रही है, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे मान लो हम लोग गेहूं पिसवाने जाते हैं, ठीक है। जब गेहूं पिसवाने जाते हैं तो मान लो ये गेहूं है, ठीक है। जो रिएक्टेंट है ये क्या मान लो? गेहूं। अच्छा, फिर जब गेहूं चक्की में पिसता है तो आटा बनता है, क्या बनता है? आटा। तो जो प्रोडक्ट है उसको आटा मान लो, ठीक है। प्रोडक्ट को क्या मान लो? आटा, ठीक। अच्छा, स्टार्टिंग में गेहूं मैक्सिमम होता है। मान लो कि हमारे पास जो गेहूं है वो 50 केजी है। कितना है? 50 केजी। उस समय आटा क्या होगा? उस समय आटा 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा 50 केजी है ना, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी टाइम 0 है, ठीक है ना। तो गेहूं पूरा का पूरा 50 केजी है ना, और आटा 0। अब धीरे धीरे क्या होगा? गेहूं पिसेंगे और आटा बनेगा। मान लो कि कुछ समय बाद 10 किलो आटा बन गया। कितना आटा बन गया? 10 किलो। तो गेहूं कितना बचा? आपका गेहूं बचा 40 किलो, ठीक है। अच्छा,
कुछ समय बाद 10 किलो आटा और बन गया, तो फिर गेहूं कितना बचा? 40 में से 10 और घटा दो, 30। अच्छा मैं बोलूं कुछ समय बाद 10 किलो आटा और बन गया, तो फिर गेहूं कितना बचा? 20। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो गेहूं धीरे धीरे कम हो रहा है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, जबकि आटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10, 10 20, 10 30। कुछ आ रहा समझ में? तो जब गेहूं पिसता है तो गेहूं धीरे धीरे कम होता है और आटा धीरे धीरे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन में होता है, रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की सांद्रता घट रही है और यहाँ पे प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसी चीज को ग्राफ से और अच्छे से समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले रिएक्टेंट के बारे में, है ना। तो देखो रिएक्टेंट का क्या होता है, समय के साथ रिएक्टेंट की सांद्रता घटती है, ये तो हमने समझ लिया। जो रिएक्टेंट है इसकी सांद्रता घटेगी, है ना। अच्छा जैसे मान लो मैं दो अलग अलग टाइम की बात करूं, मैं दो अलग अलग टाइम की बात करूं, जैसे मान लो यहां पे एक टाइम मैं ले लेता हूं T1, ठीक है, और एक टाइम ले लेता हूं T2, ठीक है। दो टाइम ले लिए T1 और T2, ये कुछ भी हो सकता है T1 T2, फिलहाल ये T1 और ये T2। अच्छा अब T1 पे सांद्रता क्या है वो देखो, तो इसको ऊपर लेके चलो ऐसे, ठीक है, यहां आया, ठीक है, यहां पे पॉइंट बना दो। अच्छा T2 पे सांद्रता क्या है, तो इसको ऊपर लेके चलो, ये यहां आया, यहां पे पॉइंट बना दो, बना दिया पॉइंट। अच्छा अब इसको इस तरफ मिलाओ, ये इसको इस तरफ मिला दो, ये ठीक है। अच्छा T1 टाइम पे जो सांद्रता होगी, T1 टाइम पे जो सांद्रता होगी उसको हम R1 बोलेंगे, और T2 टाइम पे जो सांद्रता होगी उसको R2 बोलेंगे। बोलो इतना समझ में आया? T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो R1 और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो R2, ठीक। अच्छा अब औसत दर कैसे निकालते हैं, तो हम R एवरेज इक्वल टू हम लिखते हैं डेल C अपॉन डेल टी, यही लिखते हैं, डेल सी अपॉन डेल टी, ठीक। अच्छा अब डेल सी अपॉन डेल टी, तो मैं यहां पे रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट की। तो इस सी की जगह हम आर लिख लेंगे, सी की जगह क्या लिख लेंगे, आर। तो ये आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया। और अपॉन डेल टी, इतना समझ में आया। अच्छा अब क्या होता है बेटा, जो रिएक्टेंट है इसकी सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए यहां पे आगे माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस। तो आगे माइनस लगा दिया, ठीक। अच्छा अब आगे की कहानी सुनो। आर एवरेज इक्वल टू, ये जो डेल आर है इसको कैसे लिखते हैं, देखो अभी अपन ने कैसे लिखा था, ये C2 माइनस C1 और नीचे T2 माइनस T1, मतलब हम फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा R2, फाइनल क्या हो जाएगा R2। तो हम R2 में से किसको घटा देंगे, R1 को घटा देंगे, R2 में से किसको घटा देंगे, R1 को घटा देंगे। अच्छा टाइम, तो फाइनल टाइम हो जाएगा T2 और इनिशियल टाइम हो जाएगा T1, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। अच्छा आगे माइनस लगाना है, तो माइनस इस तरह से लगा दो, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा डिजाइन बना लो, ये करके, है ना, इस तरह से, और यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आया क्या, आगे बढ़े। अच्छा इधर देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ,
यहां पर भी मैं 2 टाइम ले लेता हूं, है ना, ये तो टाइम हो गया। यहां पर भी मैं 2 टाइम ले लेता हूं, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया t1 और यहां पे मैंने ले लिया t2, ठीक है, 2 टाइम ले लिए, एक t1 और एक t2, ये कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको ऊपर लेके चलो, ये ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट बना दो, इसको ऊपर लेके चलो, ये यहाँ पे पॉइंट बना दो, बना दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से इधर मिलाओ, मिला दिया, ऐसे ही इसको मिलाओ, मिला दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात को समझो, T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो P1 होगी, T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो P1 होगी, और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो P2 होगी। बोलो, इतना समझ में आया क्या? T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो P1 और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो P2, ठीक। अच्छा, अब हमको आर एवरेज निकालना है, आर एवरेज। तो आर एवरेज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल सी डेल सी अपॉन डेल टी, ऐसा लिखते हैं, डेल सी अपॉन डेल टी। अब यहां पे चूंकि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो सी की जगह में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो समय के साथ बढ़ती है, इसलिए यहां पे प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है बेटा। जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो समय के साथ बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस साइन, ठीक। अच्छा, अब इसी को कैसे लिखेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आर एवरेज इक्वल टू, ठीक है, डेल पी को क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, P2, तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, और टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, बस ये याद रखो, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, तो जो 2 है वो फाइनल है और जो 1 है वो इनिशियल है ना। बोलो, इतना समझ में आया क्या? एक बार इसको नोट कर लो। यहां पे लिख दूं क्या, तो यहां पे जो आर एवरेज आएगा वो क्या आएगा, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है बेटा, और आगे माइनस आएगा, है ना, ये, और यहां पे जो आर एवरेज आएगा वो क्या आएगा, आर एवरेज इक्वल टू डेल पी, डेल पी अपॉन डेल टी, और यहाँ पे आगे प्लस, प्लस साइन क्या बताता है कि जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, और माइनस साइन क्या बताता है कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है तात्क्षणिक वेग या दर, ये क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर, ठीक है। देखो क्या लिखा, किसी क्षण विशेष पर अभिकारक या उत्पाद
की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाइक का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है वही लेते हैं। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और आपने बाइक पूरा 1 घंटा चलाई, है ना, आपने बाइक पूरा 1 घंटा चलाई, क्लियर। अच्छा 1 घंटा आपने बाइक चलाई, अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं 60 मिनट को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेता हूं, जैसे ये 0, ये 20, ये 40 और ये 60। ठीक है, हो गया 20, 20 और जोड़ा 40 और 20 और जोड़ा 60, तो 20, 40, 60, क्लियर। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि 20वें मिनट पर 20वें मिनट पर 20वें मिनट पर आपकी स्पीड क्या थी? तो 20वें मिनट पे आपकी जो भी स्पीड होगी, 20वें मिनट पे आपकी जो भी स्पीड होगी उसको मैं बोलूंगा तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर। या मैं बोलूं कि 60वें मिनट पर 60वें मिनट पे आपकी स्पीड क्या होगी? ठीक है ना, तो 60वें मिनट पे जो भी आपकी स्पीड होगी या जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर। ठीक है, और मैं बोलूं कि 20 और 40 के बीच में, तो देखो अब यहां पे मैं आपको एक समय अंतराल दे रहा हूं कि 20 से 40 पे, है ना। तो 20 और 40 के बीच में जब मैं पूछूं तो मैं एक समय अंतराल पे पूछ रहा हूं, तो ये हो जाता है औसत। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक टाइम कि भैया 40 पे ही बताओ क्या है, तो वो हो जाता है तात्क्षणिक। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखते कैसे है? इसको लिखते कैसे हैं? देखो इसको ऐसे लिखते हैं, आर इंस्टेंटेनियस, या यहां से चालू करते हैं, ROR इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू DC अपॉन DT। इस तरह से लिखते हैं, DC अपॉन DT। अब इसी को आप आगे कैसा लिख सकते हैं? इसी को आप आगे ऐसा लिख सकते हैं, C2 माइनस C1, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। बोलो समझ में आया? C2 फाइनल कंसेंट्रेशन, C1 इनिशियल कंसेंट्रेशन, T2 फाइनल टाइम, T1 इनिशियल टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा अंतिम सांद्रता और ये हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है ना, और ये हो जाएगा अंतिम समय, अंतिम समय, और ये हो जाएगा प्रारंभिक समय। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ पे एक ग्राफ है। अब हम जो तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग है उसे ग्राफ से समझते हैं ना। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड में ले रखा है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की है ना। तो हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है,
रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बेटा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है ना। देखो ऐसा नीचे जाए तो बोलते हैं कम हो रही है, और ऐसा ऊपर जाए तो बोलते हैं बढ़ती है। तो यहाँ पे ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ कम हो रही है। हमको पता है कि समय के साथ जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है ना। अच्छा, अब एक बात समझो, मैं आपको ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर इससे समझा रहा हूं ग्राफ से, है ना। देखो बात को समझना, जैसे यदि मैं कोई समय अंतराल दे दूं आपको, मैं बोलूं कि भैया 200 और 400 के बीच में बताओ, 200 और 400 के बीच में बताओ, मेरे को 200 और 400 के बीच में बताओ कि दर क्या है। तो यहां पे मैं एक समय अंतराल दे रहा हूं, एक समय अंतराल दे रहा हूं, मतलब यहां पे मैं औसत दर पूछ रहा हूं। या मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 600 और 800 के बीच में बताओ, 600 और 800 के बीच में बताओ दर क्या है। तो यहां पे मैं आपको एक निश्चित समय अंतराल दे रहा हूं कि 600 से 800 के बीच में बताओ। तो ये होती है औसत दर, एवरेज रेट, है ना। लेकिन मैं बोल दूं कि आप तो मेरे को 200 पे बताओ, इस 200 पे बताओ कि आपकी स्पीड क्या है, तो यहां पे मैं तात्क्षणिक दर पूछ रहा हूं, है ना। या मैं बोलूं कि 600 पे बताओ, तो यहां पे मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा हूं कि मेरे को 600 पे ही बताओ, ठीक है ना। तो जब एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक विशेष क्षण होता है, तो उस विशेष क्षण पे जो अभिक्रिया की दर होती है उसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक दर। क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक दर। अच्छा, इस एग्जांपल में समझने के लिए मान लो हम 600 पे अभिक्रिया की दर निकालेंगे, किस पे, 600 पे, है ना। तो मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं T इक्वल टू 600, T इक्वल टू 600 सेकंड पर अभिक्रिया T इक्वल टू 600 सेकंड पर अभिक्रिया की दर, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सी दर होगी, तात्क्षणिक दर। कौन सी दर होगी, तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर मतलब आर इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक दर मतलब आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस। तो आर इंस्टेंटेनियस को कैसे निकालते हैं, डीसी अपॉन dt, डीसी अपॉन dt, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अब एक बात समझो, मैं 600 सेकंड पे पूछ रहा हूं, कहां पे पूछ रहा हूं, 600 सेकंड में। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये 600 किसके बीच में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 600 400 और 800 के बीच में आ रहा है। ये 600 किसके बीच में आ रहा है, 400 और 800 के बीच में आ रहा है। क्लियर। तो ऐसा करो, इस 800 को ऊपर ले जाओ और इस पॉइंट से मिला दो, मिला दिया। उसी प्रकार इस 400 को ऊपर लेके जाओ यहाँ पे और इस पॉइंट से मिला दो। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा, अब क्या करना है, अब ऐसा करो, यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरफ मिलाओ। ज्यादा उधर चला गया, एक मिनट। इस पॉइंट को इस तरफ मिलाना है ना, ये यहाँ पे मिला दिया। उसी प्रकार ये जो पॉइंट है इसको इधर मिलाना है, इस तरफ, है ना, ये मिला दिया। बोलो इतना समझ में आया क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूं 600 सेकंड पर अभिक्रिया की दर, t इक्वल टू 600 सेकंड पर, मतलब मैंने आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि 600 पे बताओ मेरे को, मतलब मैं आपसे तात्क्षणिक दर पूछ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो 600 पे बताना है, तो सबसे पहले ये पता करो कि 600 किसके बीच में है। तो 600
400 और 800 के बीच में है, ठीक है। तो 400 को ऐसे ऊपर लेके गए, यहां मिला दिया, 800 को ऐसे ऊपर लेके गए, यहां मिला दिया, ठीक है। अब यहां से इसको इधर लाके यहां मिला दिया, ये यहां पे मिला दिया, ठीक है। उसी प्रकार ये इसको लाके यहां मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अच्छा, अब एक बात समझो, पहले टाइम 0 था, फिर 200, फिर 400, फिर 600, 800 ऐसे है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो 400 है ना, इसको आप मान लो T1, 400 को क्या मान लो T1, और ये जो 800 है इसको आप मान लो T2, ठीक है। 400 को क्या मान लो T1 और 800 को क्या मान लो T2, ठीक। अच्छा, अब T1 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो R1 होगी, T1 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो R1 होगी, और T2 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो R2 होगी। बोलो, इतना समझ में आया? T1 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो R1 होगी, और T2 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो R2 होगी। क्लियर? अब आगे कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, तो फाइनल क्या है R2 और इनिशियल क्या है R1, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। और टाइम, तो टाइम क्या है T2, फाइनल T2 और इनिशियल T1, तो T2 माइनस T1, ठीक है। अच्छा, और चूंकि ये अभिकारक के लिए है, तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए आगे क्या लगा देंगे, आगे माइनस साइन लगा देंगे, है ना। तो ये माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, और आगे समझो, तो R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1 अपॉन, देखो T2 क्या है, तो T2 है 800, तो यहाँ पे 800 लिख लिया। T1 क्या है 400, तो यहाँ पे 400 लिख लिया, ठीक है बेटा। अब सर R2 R1 क्या, तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी जाएगी, है ना। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी जाएगी, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नोट करो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहाँ पे दो तरह के ग्राफ बताए हुए हैं, एक इस तरह से नीचे आ रहा है और एक इस तरह से ऊपर जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है बेटा कि इस तरह के ग्राफ में जो ढाल होता है, देखो यहाँ पे ये स्लोप लिखा, स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल, स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल, है ना। ये स्लोप, स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल, ठीक। तो जो स्लोप होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, जो स्लोप होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, और जो टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। क्लियर? जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि थीटा कौन सा लेना है, थीटा कौन सा लेना है ना। तो वही मैं इस ग्राफ से आपको समझा रहा हूं। याद रखना बेटा, जब इस तरह का ग्राफ हो तो हम थीटा ये वाला लेते हैं, ठीक है, हम थीटा ये वाला लेंगे, ठीक, ये वाला थीटा लेंगे। और जब इस तरह से ग्राफ हो तो थीटा हम ये वाला लेंगे,
बोलो इतना क्लियर है क्या? जब ऐसा ग्राफ होगा तो थीटा ये वाला लेंगे, और जब ऐसा ग्राफ होगा तो थीटा ये वाला लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी स्लोप होगा, जो भी स्लोप होगा, स्लोप वो टेन थीटा के बराबर होगा, है ना। और टेन थीटा में थीटा ये वाला लेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो भी स्लोप होगा, जो भी ढाल होगा, वो टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और टेन थीटा में जो थीटा लेंगे वो हम ये वाला लेंगे, ये वाला एंगल। क्लियर? नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है अभिक्रिया की दर, यानी कि ROR का प्रदर्शन, है ना। अब यहां से आपको और अच्छे से समझना है कि अभिक्रिया की दर को कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं ना। देखो समझो बात को, अभिक्रिया की दर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। ROR इक्वल टू R एवरेज, मतलब औसत, और ROR इक्वल टू R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, ठीक है। ये जो R एवरेज है इसको हम औसत बोलते हैं, और जो R इंस्टेंटेनियस है इसको तात्क्षणिक बोलते हैं ना। दोनों को किस तरह से लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो जैसे पहले रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए ऐसे लिखते हैं, R एवरेज इक्वल टू डेल रिएक्टेंट अपॉन डेल टी इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए P ले लो तो डेल P अपॉन डेल टी। ठीक, अच्छा, जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है तो आगे माइनस लगा दो, और जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तो आगे प्लस लगा दो, है ना। ये हो गया R एवरेज। अब R इंस्टेंटेनियस, तो देखो यहाँ पे D लिखते हैं, D और रिएक्टेंट का R ले लो तो DR अपॉन DT इक्वल टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए DP अपॉन DT, है ना। अब जो रिएक्टेंट है वो समय के साथ घटता है तो माइनस लगा दो, और जो प्रोडक्ट है वो समय के साथ बढ़ता है तो प्लस लगा दो, है ना। अच्छा, ये इस सिंबल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये बेटा मोलर कंसंट्रेशन को बताता है। किसको बताता है? मोलर कंसंट्रेशन को, यानी कि मोलर सांद्रता को। ठीक है ना, ये जो सिंबल है ये क्या बताता है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता। मतलब हम यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो सांद्रता लेते हैं वो मोलर सांद्रता होती है ना। कौन सी सांद्रता होती है? मोलर सांद्रता। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझो आप, यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं अभिकारक के गायब होने की दर। क्या बोलते हैं? अभिकारक के गायब होने की दर। क्यों सर गायब क्यों कर रहे हो? अरे भैया रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है ना। जैसे आप गेहूं पिसवाने गए, गेहूं पिसवाने गए, गेहूं चक्की में डाले तो गेहूं धीरे धीरे कम होगा और आटा धीरे धीरे बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि गेहूं गायब होने लगेगा, विलुप्त होने लगेगा, और आटा प्रकट होने लगेगा, बनने लगेगा, उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती है, घटती है, विलुप्त होती है, गायब होती है। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीरेंस। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीरेंस, अभिकारक के गायब होने की दर। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद तो प्रकट होता है तो इसको बोलेंगे उत्पाद के प्रकट होने की दर। क्या बोलेंगे? उत्पाद के प्रकट होने की दर। उत्पाद के प्रकट
होने की दर, उत्पाद के प्रकट होने की दर, है ना, उत्पाद के प्रकट होने की दर, उत्पाद धीरे धीरे प्रकट होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। बोलो इतना समझ में आया क्या? अच्छा, ये जो चीज है ये भी वही है, ये भी वही है, ये अभिकारक के गायब होने की दर और ये अभिकारक के प्रकट होने की दर, ठीक है ना। बस अंतर ये है कि यहाँ पे ये जो है ये आर एवरेज है, यानी कि आर औसत के लिए लिखते हैं, और ये जो लिखा है ये हम तात्क्षणिक के लिए लिखते हैं, ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप समझ लो, जैसे यहाँ पे इसको हम मोलर कंसंट्रेशन बता रहे हैं, तो जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर लीटर में होती है, किस में होती है? मोल पर लीटर में। लेकिन मान लो यदि गैस है, क्या है? गैस, गैस के लिए, तो गैस के लिए एटीएम लिखते हैं, गैस के लिए क्या लिखते हैं? एटीएम, है ना। जैसे सॉलिड या लिक्विड है तो मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर, लेकिन यदि गैस है तो क्या लिखेंगे? एटीएम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाए क्या? ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अच्छा, अब देखो बार बार हम दोनों चीजों का यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको समझा दिया कि जो आर एवरेज है उसको ऐसे लिखते हैं और जो आर इंस्टेंटेनियस है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में ये होता है औसत दर, ये क्या है? ये औसत है, और ये क्या है? ये तात्क्षणिक है, ठीक है बेटा। तो औसत को ऐसे लिखते हैं, तात्क्षणिक को ऐसे लिखते हैं ना। अब अपन ये दोनों नहीं लिखेंगे, कोई भी एक चीज को लेके चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, आर ओ आर इक्वल टू, ये दोनों रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को ऐसे लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, ये बी है तो इसको ऐसे लिखेंगे डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये सी क्या है? प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे लिखेंगे डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये डी बी प्रोडक्ट है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे डी डी अपॉन डी टी, ठीक। अच्छा, रिएक्टेंट घटता है, कम होता है तो माइनस आ जाएगा, और प्रोडक्ट बढ़ता है, वृद्धि होती है, इसलिए प्लस आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आया क्या? अच्छा, अब यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी क्या है? तो ये है ए के गायब होने की दर, ए के गायब होने की दर बोल दो, या ए के विलुप्त होने की दर बोल दो, या ए के घटने की दर बोल दो, या ए में हानि होने की दर बोल दो, ठीक है ना। अच्छा, डी बी अपॉन डी टी क्या है? तो ये है बी के गायब होने की दर। डी सी अपॉन डी टी क्या है? तो देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता है, मतलब प्रकट होता है, तो यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी सी के प्रकट होने की दर, और डी डी अपॉन डी टी डी के प्रकट होने की दर, है ना। और ये दोनों रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट गायब होता है, तो यहाँ पे ए और बी, ये डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी, ये ए और बी के गायब होने की दर है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे मोल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? मोल। तो यहाँ पे ए के 2 मोल है, ए के कितने मोल है? ए के 2 मोल है, बी के 3 मोल है, ए के 2 मोल, बी के 3 मोल, सी के 4 मोल और डी का 1 मोल, है ना। अच्छा, ये दोनों रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे,
एक बात याद रखना, जो मोल होते हैं उनको बटे में लिखते हैं। मोल को कहाँ लिखते हैं? बटे में। मैं लिख देता हूं, मोल को बटे में लिखा जाता है। मोल को बटे में लिखा जाता है। कौन से वाले मोल? ये मोल, ये जो स्टोक्योमेट्रिक मोल होते हैं ना, इनको स्टोक्योमेट्रिक बोलते हैं। जैसे ये आगे 2 है तो ये 2, ये आगे 3 है, ये आगे 4 है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इनको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक मोल, है ना। और इनको बटे में लिखते हैं। बटे में कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, देखो ROR इक्वल टू, ये 2 है तो इसको ऐसा लिखेंगे 1/2। उसके बाद ये A को ऐसा लिख दो, DA अपॉन DT, ठीक है, इक्वल टू बी के कितने मोल है? 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/3। उसके बाद DB अपॉन DT इक्वल टू सी के कितने मोल है? 4, तो 1/4 DC अपॉन DT। अच्छा, D का 1 मोल है तो या तो आप नॉर्मल ऐसे लिख दो, DD अपॉन DT, या तो ऐसा लिख दो, या चूंकि 1 मोल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1। लेकिन अब ये 1/1 का कोई मतलब नहीं है ना। 1/1 का कोई मतलब नहीं है, 1 में 1 का भाग लगाओगे तो वो 1 ही आएगा। तो आप चाहो तो 1/1 लिख सकते हो, या इसको नहीं लिखो, नॉर्मल DD अपॉन DT लिखो तो वो भी चल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब A और B क्या है? रिएक्टेंट, तो आगे माइनस लगा दो। और C और D क्या है? प्रोडक्ट, तो आगे प्लस लगा दो। इस तरह से बोलो, समझ में आया? अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनमें से कोई भी एक वैल्यू यदि मेरे को दे दे तो मैं ये सब ज्ञात कर सकता हूं। जैसे मान लो मेरे को ये दे दे, तो इसकी सहायता से मैं ये सब निकाल सकता हूं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है ना। या मान लो मेरे को ये दे दे, तो इसकी सहायता से मैं इन सबको निकाल सकता हूं, क्योंकि ये सब इसके बराबर है। या मान लो मेरे को यही दे दे, अभिक्रिया की दर दे दे, तो मैं इसकी सहायता से इनको सबको कैलकुलेट कर सकता हूं, इन सबको निकाल सकता हूं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है। याद रहेगी बात? मान लो मेरे को ये वाली चीज दे दे, तो इसकी सहायता से मैं इन सबको कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब ये है कहने का कि इनमें से कोई भी एक चीज यदि मेरे को दे दे तो मैं इन सबको निकाल सकता हूं। ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो, यहां पे A के 2 मोल है, B का 1 मोल है, C के 3 मोल है, D का 1 मोल है ना। एरो के इस तरफ जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट है, और एरो के इस तरफ जो लिखते हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी क्या बताया कि जो मोल होते हैं उनको बटे में लिखते हैं। तो ROR इक्वल टू 2 मोल है, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसको कैसे लिखेंगे? DA अपॉन DT। यहां पे 1 मोल है तो या तो आप ऐसा लिख दो, DB अपॉन DT, या चूंकि 1 है तो आप ऐसा 1/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, यहां पे कितने हैं? 3, तो 1/3 DC अपॉन DT। यहां पे 1 मोल है तो या तो आप नॉर्मल लिख दो DD अपॉन DT, या फिर ऐसा 1/1 लिख दो, है ना। अच्छा, ये दोनों रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगा दो, ये दोनों प्रोडक्ट है तो आगे प्लस लगा दो। बोलो, इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं करना है, मोल को बटे में लिखना है और ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनमें से एक भी चीज यदि मेरे को दे दे तो मैं सब कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, यहां पे देखो। अच्छा, तुमको बताऊं बेटा, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये जो भी मैंने लिख रखे हैं एग्जाम्पल करके, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना। अच्छा, तो ROR इक्वल टू, अब बात को समझो, देखो जब मोल ऊपर होता है, सामने होता है, तो मैं बटे में लिखता हूं। अब ये ऑलरेडी बटे में है तो इसको सामने लिख दो ऐसे, 2DA अपॉन DT, है ना।
इक्वल टू, अब ये सामने है तो इसको बटे में लिख दो, 1/2 dB अपॉन dt, है ना। और चूंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, ये प्रोडक्ट है तो प्लस लगा दो, है ना। बोलो इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, तो ROR इक्वल टू, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है ना। तो इसका 1 मोल है, तो यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, और DN2 अपॉन dt इक्वल टू, इसके 3 मोल है तो 1/3 DH2 अपॉन dt इक्वल टू, इसके 2 मोल है तो 1/2 DNH3 अपॉन dt, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट है दोनों, तो इनके आगे माइनस लगा दो, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, बस ये सोल्व हो गया। आगे बढ़ जाएं। मोल को बटे में लिखते हैं और कुछ नहीं करना है। अभी आगे न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी अपन करके देख लेंगे, है ना। यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है, कितने मोल है, 2, तो 1/2, और ये हो जाएगा DN2O5 अपॉन dt। ये प्रोडक्ट के कितने मोल है, 4, तो 1/4 और DNO2 अपॉन dt। यहाँ पे 1 है तो 1/1 DO2 अपॉन dt, है ना। ये रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो प्लस आ जाएगा, ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़े। ये रिएक्टेंट है, तो ROR इक्वल टू, N2O5 के 1 ही मोल है तो 1/1 लिख दो, और DN2O5 अपॉन dt इक्वल टू, इसके 2 मोल है तो 1/2 DNO2 अपॉन dt। इसका, अब देखो ये यहाँ पे देखो वापस ये बट्टे में आ गया, तो जब बट्टे में हो तो इसको ऊपर कर देना, 2 DO2 अपॉन dt, ठीक है ना। जब मोल सामने होता है तो बट्टे में लिखते हैं, और जब बट्टे में हो तो ऊपर कर दो, ठीक, इस तरह से। अब ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, है ना। आगे बढ़े। चलो यहाँ पे देखो, ROR इक्वल टू, यहाँ पे H2 का 1 मोल है तो नॉर्मल 1/1। अच्छा, क्या होता है, जैसे अब ये 1 है तो आप 1/1 करो या नॉर्मल ऐसे लिख दो, DH2 अपॉन dt, क्योंकि आप 1/1 करोगे तो 1/1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप नॉर्मल ऐसा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये भी 1 मोल है तो DI2 अपॉन dt। अब यहाँ पे 2 मोल है तो आपको ऐसा 1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और DHI अपॉन dt, ठीक है ना। अब ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इनमें से कोई भी एक वैल्यू मेरे को दे दे तो मैं बाकी सब कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है। नोट करो। चलो ROR इक्वल टू,
ये Hg एक मोल है तो नॉर्मल DHg अपॉन dt कर दो, है ना, DHg अपॉन dt इक्वल टू, ये भी एक मोल है तो DCl2 अपॉन dt, ये भी एक ही है तो DHgCl2 अपॉन dt, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दो और ये प्रोडक्ट है तो प्लस लगा दो। आगे बढ़े। यहाँ पर देखो, बहुत आसान चैप्टर है बेटा ये, मतलब समझ लो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, है ना। जैसे अब देखो ये 5 मोल है तो 1/5, बस इतना सा तो करना है। और ये DVr अपॉन dt, इसके 1 मोल है तो नॉर्मल लिख दो इसको, DBrO3 माइनस अपॉन dt। इसके 6 मोल है तो 1/6 DH पॉजिटिव अपॉन dt। इसके 3 मोल है तो 1/3 DBr2 अपॉन dt। इसके 3 मोल है तो ये भी ऐसे हो जाएगा 1/3 DH2O अपॉन dt, ठीक है ना। अब ये रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस लगा दो। बस ये इस तरह से, है ना, नोट कर लो। चल, हाँ अब न्यूमेरिकल आया है ना, अब न्यूमेरिकल आया। पहले पढ़े क्या है, देखो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 में डेल NH3 अपॉन डेल टी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड है। N2 तथा H2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर है ना, मतलब गायब होने की दर, तथा अभिक्रिया की दर मतलब ROR बताएं, ठीक है। अच्छा पहले इसको थोड़ा छोटा कर लूं मैं, बस इतने में अपना काम हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, है ना, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लो, जैसी रिएक्शन दी हुई है तो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद ROR लिखो तो ROR इक्वल टू 1 मोल है तो DN2 अपॉन dt इक्वल टू, इसके 3 मोल है तो 1/3 DH2 अपॉन dt इक्वल टू, इसके 2 मोल है तो 1/2 DNH3 अपॉन dt। बोलो इतना समझ में आया। चलो एक एक करके करते हैं, पहले N2 का कर ले तो ये रहा N2 तो DN2 अपॉन dt, है ना। अच्छा यहाँ पे अपन माइनस लगा दो, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्लस लगा लो, ये प्रोडक्ट है ना, तो ये माइनस आ गया। अच्छा अब देखो मेरे को DN2 अपॉन dt पता करना है तो मेरे को वैल्यू किसकी दी, मेरे को वैल्यू इसकी दी है ना, मेरे को वैल्यू ये वाली दी है, ये, है ना। तो अपन क्या करो, मिट गया पूरा। देखो अपने को इसकी वैल्यू दी है तो मेरे को पता है कि ये और ये सब एक दूसरे के बराबर है तो ये लिख लिया। अब इसके बराबर में ये लिख लो तो बराबर करके 1/2 DNH3
अपॉन dt। अच्छा, अब यहाँ पे आप प्लस लगाओ चाहो मत लगाओ, वो वैसे भी प्लस में ही है ना। देखो मैं आपसे बोलूँगा अभी क्या है, ये तो प्लस में है। अब आपने प्लस लगा भी दिया तो भी तो प्लस में ही है, प्लस हटा दोगे तो भी प्लस में ही है, ठीक है ना। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, केवल माइनस लगाना होता है। अब बात को समझो, ये 1/2 ऐसा कैसे लिख लिया, इनटू 1/2 ऐसा कैसे लिख लिया। अब dNH3 अपॉन dt, dNH3 अपॉन dt हमको दिया है 2 गुणा 10 की घात -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा 10 की घात -4, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आया 1 इंटू 10 की घात -4, ये ठीक है। ये क्या आ गया dN2 अपान dt, मतलब N2 के विलुप्त होने की दर आ गई, N2 के विलुप्त होने की दर आ गई, ठीक। अच्छा, अब इसी प्रकार H2 के लिए कर लें, तो ये पूरा ऐसा कैसे लिखो, -1/3 dH2 अपॉन dt है ना। ये पूरा ऐसा कैसे लिख लिया। अब देखो ये इसके बराबर है तो इसको लिख लो 1/2 dNH3 अपॉन dt। बोलो इतना समझ में आया। अब ये -1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 इंटू ये वैल्यू कितनी दी है, dNH3 अपॉन dt की वैल्यू ये है 2 गुणा 10 की घात -4, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, तो -1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -4 आया, है ना। अब एक बात समझो आप, यहाँ पे ये 3 है, ये तो इस 3 का ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसा, है ना। ये बट्टे में है ना, ये कहाँ पे है, ये बट्टे में है, देखो ऐसा है ये -1/3 ये। तो जब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 1 के पास पहुंच जाएगा, है ना, ऐसा क्रॉस। जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पहुंच जाएगा 1 के पास, तो ये हो जाएगा -dH2 अपॉन dt इक्वल टू 3 1 के पास जाएगा तो 3 इंटू 10 की घात -4, ये आ गई H2 के विलुप्त होने की दर। अब पूछ रहा है ROR बताओ, क्या बताओ, ROR अभिक्रिया की दर बताओ। तो अभिक्रिया की दर तो आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, जैसे यहां से समझ लो, यहां से बात को समझ लो, आप सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। ये यहां से पकड़ लो, ठीक है। ROR इक्वल टू dN2 अपॉन dt। अब dN2 अपॉन dt आपने क्या निकाला, ये 1 इंटू 10 की पावर -4, है ना, 1 इंटू 10 की पावर -4। तो अभिक्रिया की दर आ गई 1 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, यहां से निकालना है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, देखो ये 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, और dH2 अपॉन dt की वैल्यू ये, यहां से इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, है ना। और यदि इससे निकालोगे तो 1/2 तो ऐसा कैसे ही, और इसकी वैल्यू यहां से ये पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा, है ना। ऐसे अभिक्रिया की दर निकाल लेंगे। आगे बढ़ जाए क्या, यहाँ पे क्या है, निम्न अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की सांद्रता 0.03 m से 0.02 m 25 मिनट में परिवर्तित होती है। अभिक्रिया की औसत दर मिनट व सेकंड में बताएं, ठीक है। चलो इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर ले, हल्का सा। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब उसने मेरे को रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दे रखी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, आर एवरेज पूछ रहा है ना, देखो तो आर एवरेज कैसे लिखते हैं, आर एवरेज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी। अब डेल आर को कैसे लिखते हैं, तो डेल आर को ऐसे लिखता है R2 माइनस
R1 अपॉन, इसको डेल टी रहने दो क्योंकि टाइम तो 25 मिनट ही है ना। अच्छा, फिर क्या करते हैं अपन, यहाँ आगे माइनस लगाते हैं, ये माइनस आ गया। अब एक बात आप समझो, जो पहले कंसंट्रेशन दी है वो R1 है और जो बाद में दी है वो R2 है और टाइम ये है, ठीक है ना। तो पहले क्या दिया 0.03, बाद में क्या दिया 0.02 है ना, और ये 25, ठीक। तो वैल्यू रखो, देखो माइनस ऐसा का ऐसा ही, या इसको हटाओ नॉर्मल रख लेते हैं, ये माइनस, देखो ये माइनस साइन ले लिया। R2 कितना है 0.02, तो 0.02 माइनस R1 कितना है 0.03, तो 0.03 बटा टाइम कितना है 25 मिनट, तो ये 25 ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो या तो आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा करो पहले ही, देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 0.02 छोटा नंबर है और 0.03 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे। तो 0.03 में से 0.02 घटाओगे तो ये आएगा 0.01, क्या आएगा 0.01, और ये माइनस का आएगा, काय का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 0.1 और ये वाला माइनस ये बाहर वाला अपॉन 25। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा 0.01 अपॉन 25, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, तो आर एवरेज इक्वल टू 1/25 इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, 25 का ऊपर भाग लगाओ तो नीचे आने जीरो, लगे दशमलव, उतारी जीरो, 10 हो गया, फिर जीरो, फिर जीरो, 100 हो गया, 25 चुका 100, और ये 100, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगी नीचे, तो 4 2 जीरो तो पहले ही थी, 2 जीरो और हो गई। अब टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात -4, ठीक है ना। तो आर एवरेज क्या आया, आर एवरेज आया 4 गुणा 10 की घात -4, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखो ये मोलर कंसंट्रेशन है और मोलर कंसंट्रेशन काय में होती है, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, मोलर कंसंट्रेशन काय में होती है, मोल पर लीटर में। और टाइम, तो देखो टाइम नीचे है, टाइम कहाँ है नीचे, तो टाइम मिनट में दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा मिनट, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आर एवरेज इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर, है ना। अच्छा, अब यदि मिनट में निकालना हो तो क्या करें, तो देखो आर एवरेज इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर मिनट, इतना क्लियर। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, देखो ये आंसर मिनट में आया है, हमसे वो क्या पूछ रहा है, मिनट और सेकंड में बताओ, तो मिनट में तो ये आ गया, सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे ये मिनट है ना, इसमें आप 60 का गुणा कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 का गुणा करोगे तो ये मिनट बन गया सेकंड। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की घात -4, और ये यहाँ से आगे आ गया ये 60, और ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, जीरो को ऊपर पहुंचा दो, तो ये हो गया -5, अब भाग लगाओ, तो नी जाने की जीरो, लगे दशमलव, उतारी जीरो, 40 हो गया, है ना। 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, ऐसा चलता जाएगा, इंटू 10 की पावर -5, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 6.6 इंटू 10 की पावर -6, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, क्लियर, नोट कर लो।
चलो आगे बढ़े, बस 2-3 एक सवाल हो रहे हैं ना, बस खत्म होने वाला है। हाँ, अगला है 2A से प्रोडक्ट बनाया और ए की सांद्रता 10 मिनट में कितनी हो गई, 0.5 से 0.4 हो गई, है ना। अच्छा देखो, पहले तो अपन रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन क्या है, 2A और इससे बनाया प्रोडक्ट, 2A से प्रोडक्ट बनाया। अच्छा, अब आर ओ आर कैसे लिखते हैं, तो आर ओ आर इक्वल टू, देखो ये 2 मोल है तो इसको ऐसा लिखेंगे 1/2 DA अपॉन DT, ठीक है। प्रोडक्ट की तो जरूरत ही नहीं, उसको हटाओ। अच्छा, अब इसी को आगे कैसे लिखेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो -1/2, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे A2 माइनस A1 और ये DT, है ना। ये पूरा ऐसा होता है, ये यूं ऐसा होता है ये पूरा, ठीक है। अच्छा, अब -1/2 ये ऐसा कैसा ही, A2 कितना है, तो देखो जो पहले है वो A1 है और जो बाद में है वो A2 है, तो 0.4 माइनस ये 0.5 और टाइम क्या है 10 मिनट, तो ये हो गया 10 -1/2 इंटू, अब देखो बड़ी संख्या 0.5 है तो 0.5 में से 0.4 जाएगा तो ये आएगा 0. ये आएगा माइनस का 0.1, कितना आएगा माइनस का 0.1। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं ना, तुम 4 में से 5 मत घटा देना, 5 में से 4 घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो 0.5 में से 0.4 जाएगा तो 0.1, और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 1/2 इंटू 0.1, पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 20, है ना। अब भाग लगाओ, तो नी जाने की 0, लगे दशमलव, उतारी 0, कितना हो गया 10, नी जाएगा, फिर 0 फिर 0, अब कितना हो गया 100, 20 पंजा 100, तो 0.5, ठीक। अच्छा, अब ये जो होती है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है, कौन सी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन को काय में लिखते हैं, मोल पर लीटर में, काय में लिखते हैं, मोल पर लीटर में। और टाइम काय में दिया है, मिनट में, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा मिनट में, ठीक है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो हमारा आंसर हो गया 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। यदि सेकंड में चाहिए तो अभी जैसे करा था 60 का भाग लगा दो इसमें, तो सेकंड में आ जाएगा, नोट करो। कुछ गलत तो नहीं करा यार हमने, ओ ये यहाँ से गलत कर दिया ना, देखो ये 10 को तो अपन भूल ही गए, ये 10, ये 10, तो ये 200 आएगा, है ना। तो 200 आएगा तो ये हो जाएगा 0.005। अब ठीक है ना, नोट कर लो, 10 दून 20, 10 दून 20, 10 दून 20, है ना। और पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और 200, नोट करो। आगे बढ़ जाए क्या, अब देखो ग्राफ वाला सवाल आया है ना, इसीलिए ग्राफ बताया था मैंने। पहले तो आप ऐसा करो, रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन क्या है, N2 3H2 इक्वल टू 2NH3, ठीक। अब आर ओ आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोन आ रहा है विनोद सर, आर ओ आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, D N2 अपॉन, अच्छा यहाँ पे देखो टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो टाइम पीरियड दिया है तो यहाँ पे आर एवरेज आएगा, आर एवरेज इक्वल टू
डेल N2 अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसके 3 मोल है तो 1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसके 2 मोल है तो 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। ठीक, इतना कर लिया। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। उसने हमको कंसंट्रेशन H2 की दे रखी है। किसकी दे रखी है? H2 की, है ना। तो देखो, ये मान लो कि T1 टाइम है और ये मान लो कि T2 टाइम है, ठीक है। तो T1 टाइम पे ये हो जाएगा R1 और T2 टाइम पे ये हो जाएगा R2। बोलो, इतना समझ में आया? भाई पहले देखो, टाइम ऐसे आगे बढ़ता है, टाइम यहाँ से आगे बढ़ता है ऐसे, तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। तो इसको T1 मान लिया, इसको T2। अब T1 पे जो कंसंट्रेशन है वो R1 और T2 पे जो कंसंट्रेशन है वो R2, ठीक है ना। सर R क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ये कौन है? ये रिएक्टेंट है, इसलिए मैंने R लिख रखा है। क्लियर? अच्छा, अब बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, यहां से हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, हम क्या करेंगे, ये इसका H2 के लिए डेल H2 अपॉन डेल टी, ये करेंगे, है ना। ये H2 और ये टाइम, तो डेल H2 अपॉन डेल टी, ठीक। अच्छा, इसी को कैसा लिखेंगे? तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल। और टाइम में भी वही करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो, फाइनल कितना है? फाइनल है 6, तो 6 लिखा। 6 लिखा। और इनिशियल कितना है? 10, तो 10 लिख दिया। फाइनल टाइम कितना है? 4 और इनिशियल कितना है? 2, ठीक है ना। तो 6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 4, 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2। क्या आया? माइनस का 2 आया, ठीक है। अच्छा, यहां से बात को समझो, N2 और H2 रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, है ना। और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस। इतना क्लियर? अब ROR कैसे निकालेंगे? ROR, तो देखो, ROR इन सबके बराबर है, ROR इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी, सबके बराबर है। लेकिन मैंने वैल्यू कौन सी निकाली? DH2 अपॉन DT की। तो मैं ऐसा करूंगा, ये जो है ये और ये ROR दोनों को बराबर कर दो। वैसे तो बराबर ही है, वैसे तो दोनों क्या है, देखो ये और ये बराबर ही है, तो इसको लिख लो -1/3 और ये डेल H2 अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस ऐसा कैसा ही 1/3 ऐसा कैसा ही, और डेल H2 अपॉन डेल टी हमने क्या निकाला? माइनस का 2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। मतलब आंसर क्या आया? 2/3। क्या आया? 2/3, और प्लस में आया, है ना। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो अभिक्रिया की दर है ROR वो पॉजिटिव होती है। याद रखना, ROR पॉजिटिव होती है। कब? हमेशा। ROR हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना। ROR हमेशा क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी, याद रखना, नोट कर लो। अच्छा, अब देखो, आपको डेल H2 अपॉन डेल टी पता चल गया कि माइनस का 2 आया, है ना। या यूं समझ लो कि हमने यहां से ROR पता कर लिया, ठीक है। अब यहां पे ROR रख दो और ये सब इनके बराबर है, तो यहां से आप ये भी निकाल लो, ये भी कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना।
कुछ भी निकाल सकता है। या यूँ समझ लो कि जैसे आपने डेल एच टू अपन डेल टी कितना निकाला, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे, यहाँ पे देखो इसको छोड़ दो, यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे, है ना, माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2, माइनस का 2 रखेंगे, और ये इसको सोल्व करना है तो ये इधर ऊपर आ जाएगा, है ना, ऐसे कर लेंगे। कर लोगे ना, करके बताऊं? चलो एक करके बता देता हूँ, एक करके बता देता हूँ। देखो ये करके बताता हूँ तुमको, ये वाला तेरी ज्यादा छोटा हो गया क्या? ये वाला करके बताता हूँ। देखो देखो, -1/3, ठीक है, उसके बाद डेल H2 अपॉन डेल टी है, ठीक है, इक्वल टू ये प्लस का है तो प्लस आप भले ही मत लिखो, नॉर्मल ऐसे लिख लो, 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी, ठीक। अब इसकी वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है, क्या कैलकुलेट करी? ये डेल H2 अपॉन डेल टी, ये माइनस का 2, तो यहाँ पे देखो 1/3 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 1/2, और ये डेल NH3 अपॉन डेल टी, ठीक है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/3, और ये अब देखो हमको ये कैलकुलेट करना है, ये बोला उसी पेन से चल गया। मेरे को ये कैलकुलेट करना है, ये निकालना है, तो ऐसा करो इसका क्रॉस गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो डेल NH3 अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसका क्रॉस गुणा करेंगे 2 दूना 4, तो ये हो गया 4/3, बस ये आंसर आ गया। देखो ये डेल NH3 अपॉन डेल टी इक्वल टू 4/3 आ गया। इसी प्रकार आप ये निकाल सकते हो, है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, बस एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मामला खत्म। यहाँ पे देखो 2p + 3q इक्वल टू r में ROR बताएं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो पहले तो ROR कैसे लिखते हैं? देखो ROR इक्वल टू 2p, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 dp अपॉन dt इक्वल टू, ये 3 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 dq अपॉन dt इक्वल टू, ये r है तो इसको आप नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो dr अपॉन dt। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये दोनों रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लग जाएगा, ठीक, और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करें? अब आप ये देखो कि आपको ग्राफ में क्या दिया हुआ है। हमको ग्राफ में देखो Q की कंसंट्रेशन दे रखी है और यहाँ पे टाइम दे रखा है, Q की कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम। अच्छा, यहाँ पे मैंने याद रखे करके लिख रखा है पहले से ही, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ये मैंने इसमें पहले ही बताया था आपको, है ना। ये लेक्चर जब हमने स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में भी ये चीज़ हमने देखी थी कि जो स्लोप होता है, हिंदी में बोलते हैं ढाल, हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाल। तो जो ढाल होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो जैसे मान लो मैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार लिखूं,
है ना, लंब बटा आधार। तो आप मेरे को ये बताओ कि लंब कौन है। देखो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना। ये लंब, ये आधार, और ये जो ऐसा होता है इसको बोलते हैं विकर्ण। तो ये लंब, ये आधार, और ये जो है ना ये ऐसा, ये क्या हो गया, विकर्ण। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये है, मतलब Q। तो यहाँ पे आ जाएगा Q, और आधार ये, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम। टाइम, बोलो इतना क्लियर है। अच्छा, अब tan थीटा क्या लिखूं। तो एक बात समझो आप, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ऐसा स्लोप बने, है ना, देखो थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको। ये देखो, जब ऐसा नीचे आता हुआ स्लोप हो, सॉरी स्लोप नहीं, ग्राफ, जब ऐसा नीचे आता हुआ ग्राफ हो तो थीटा ये वाला लेते हैं ये, और जब ग्राफ ऐसा ऊपर वाला हो, ऐसा पॉजिटिव, तो थीटा ये वाला लेते हैं। ठीक है, जब ऐसा नीचे आता हुआ ग्राफ है तो थीटा ये वाला लेंगे, ये इनके बीच का, इसके और इसके बीच का। ठीक है, और जब ऐसा ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ हो तो थीटा ये वाला लेंगे, है ना। अच्छा, तो थीटा हम ये वाला लेंगे। ठीक है, अच्छा ये कितना होगा, देखो ये पूरा 180 होता है ऐसा, ये पूरा कितना होता है 180। ठीक है, ऐसा 180 होता है। अब इसमें ये कितना हो गया, ये हो गया 45। तो फिर इधर कितना बचा 135। ठीक है, 5 5 10 की 0, हद का 1, 4 3 7 और 1 8, और ये 1, है ना, 135 और 45 को जोड़ोगे तो पूरा 180 हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो एंगल है ये 135 है, ये क्या है 135। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे हम tan 135 लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, जो tan 135 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा -1। tan 135 की वैल्यू क्या होती है -1। तो -1, और ये हो जाएगा Q अपॉन T। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे Q अपॉन T इक्वल टू -1 है। ठीक, अच्छा, अब बात को यहां से पकड़ो, इसको भूल जाओ, यहां से देखो, ROR इक्वल टू, ये तो छोड़ो, ये निकाला हमने, तो इसको ऐसा कैसे लिखो, -1/3, और ये D Q अपॉन DT इक्वल टू -1/3, और ये जो है ना ये, इसकी जगह पे ये रख दो -1। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 1 और बटे में 3, मतलब +1/3। मतलब हमारा जो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कितना आया, वो आया +1/3, है ना। अब बाकी की चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, कर लोगे ना, नोट कर लो। काफ़ी समय हो गया, लेकिन हमने आज बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे कंसेप्ट सीखे, बहुत सारे सवाल भी करे। ठीक है ना, अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तब तक के लिए जय राम जी की।